नमस्कार। अर्णव विलेकर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं सिंचन भाग 2 का पाठ 2 सपनों के से दिन के पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। इसके रचनाकार गुरुदयाल सिंह जी हैं। ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों को प्रस्तुत किया, खेल-कूद, चोट लगने की घटना, माता-पिता के व्यवहार का यथार्थ चित्रण किया। अपने और अपने साथी से जुड़े उनके अनुभवों का उन्होंने सजीव वर्णन किया। उस समय का विद्यालय का वातावरण कितना नीरस और भय उत्पन्न करने वाला होता था, इसका उन्होंने चित्रण यहाँ किया है। तो आइए प्रश्न उत्तर आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में कभी बाधा नहीं बनती। इस बात को लेखक के बचपन की एक घटना से स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। यानी एक घटना स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देती है कि वास्तव में जो है, जो भाषा जो होती है व्यवहार में कभी भी बाधा नहीं बनती। कब की बात कब होती है ये घटना? बचपन में अधिकांश समय में क्या, जब बच्चे खेलते हैं, उनके जो साथी थे वो क्या था, अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे। खुद लेखक तो पंजाब के रहने वाले, पंजाब में रहते थे, वहाँ लेकिन आसपास राजस्थान और हरियाणा के से भी कुछ परिवार के लोग वहाँ आकर रहने लगे थे। या तो वो मंडी में व्यापार का काम करते थे या दुकानदारी का काम करते थे। तो लेखक कहता है कि मुझे उनकी बोली पूरी समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अलग प्रांतों के आगे उनकी बोलचाल, राजस्थान की, हरियाणा की बोली कुछ अलग हो जाती है, पंजाब की बोली कुछ अलग हो जाती है, तो कहते पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। यहाँ तक कि कई बार तो कुछ ऐसे शब्द उनके होते थे जो वो बोलते थे तो सुनकर हँसी भी आती थी। लेकिन जैसे ही हम सारे बच्चे मिलकर खेलना शुरू कर देते थे तो भाषा का अंतर अपने आप मिट जाता था। सारे जब मिलकर खेलते थे तो एक दूसरे को इशारों को, संकेतों को, बातों को ये सहज रूप में समझ जाते थे। उन्हें खेलने में किसी भी तरह की भाषा जो थी बाधा नहीं डालती थी। तो कहते खेल कुछ ऐसे थे जिसमें हमारे आपसी व्यवहार, उससे कोई भी कोई लेन-देन नहीं था। यानी तब ये भाषा का जो था, ना समझने वाला भाव कभी पैदा ही नहीं होता। ये भाषा कभी आपसी व्यवहार में बाधा ही नहीं बनती थी। बड़े सहज भाव से ये बच्चे आराम से एक दूसरे के साथ खेल लिया करते थे। प्रश्न तो आता है, पीटी साहब की शाबाश फौजों के तमगों सी क्यों लगती थी? यानी ऐसी क्या बात है कि जो पीटी मास्टर जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के, अगर वो शाबाश कह देते हैं, तो शाबाश उनके लिए ऐसी क्यों लगती थी कि जैसे फौज में तमगा मिल गया हो। तमगा यानी मेडल मिल गया हो। तो यहाँ आता है, मास्टर प्रीतमचंद जो स्कूल के पीटी शिक्षक थे, यानी पीटी के मास्टर थे, पीटी कराया करते थे। लड़कों को पंक्तियों के पीछे खड़े होकर बड़ी कड़ी निगरानी से दिख करते थे कि कोई भी बच्चा जो है, जो छात्र जो है, पंक्ति से हिले ना। सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे और उनसे अधिक अनुशासन और सख्त उनका विद्यालय में कोई और अध्यापक ना उन्होंने कभी देखा था, ना कभी सुना था। अगर कोई लड़का थोड़ा-सा भी सिर हिला देता, घुमा देता या पैर से दूसरी पिंडली को खुजलाने करता, तो बाघ की तरह उस पर झपट पड़ते और उस कहावत को साकार कर देते, मुहावरे को खाल खींच दूँगा। यानी खाल खींचने का जो मुहावरा है, उसको सजीव कर देते, यानी बहुत अधिक पिटाई कर देते, गुस्से होते थे। वो कहते हैं इसी कारण जो प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी या स्काउटिंग होती थी, हम सारे बच्चों का ये फर्ज बन जाता था, ये हम ज़िम्मेदारी समझ लेते थे कि हम कोई गलती ना करें। हम वास्तव में उस अभ्यास के समय कोई भी गलती करने का साहस ही नहीं करते थे। और ये भी अच्छी बात होती थी कि जब कभी अभ्यास हमारा पूरा ठीक हो जाता, पूरी तरह से सही सही कर देते, तो वही पीटी मास्टर जो थे, अपनी चमकती हल्की आँखों से झपका खड़े झुका देते और फिर उनके मुख से क्या निकलता, शाबाश। जब वो प्रशंसा का एक शब्द बोल देते थे, तो कहते कि वो एक शब्द जो था मेरे जैसे, मुझे और मेरे साथियों को ऐसा लगता जैसे हमें सेना का कोई बहुत बड़ा पदक मिल गया हो, बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली हो। यानी उस क्रोधी स्वभाव के जो मास्टर जी के मुख से निकला हुआ एक शाबाश का शब्द इन्हें इतना अधिक सम्मानजनक लगता था कि जैसे इन्हें वास्तव में शाबाश शब्द ना मिला हो, वास्तव में फौज के द्वारा फौज का कोई तमगा, उनको कोई मेडल मिल गया हो। प्रश्न 3 आता है, नई श्रेणी में जाने और नई कापियां और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? हालांकि नई कक्षा में जाते हैं तो किताबें भी नहीं मिलती, कॉपियां भी नहीं मिलती हैं, आपने भी महसूस की होगी उसकी गंध को। लेकिन यहाँ आ रहा है लेखक के बारे में कि कॉपियां उसको नई, किताबें पुरानी मिलती हैं। अब उसकी मिली-जुली गंध है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं हर वर्ष जब लेखक अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पाठ्य पुस्तकें ही प्राप्त होती थी। होता ये था कि उसके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, मुख्याध्यापक हेडमास्टर जी जो हैं, शर्मा जी, वो एक अत्यंत धनवान छात्र को पढ़ाने उसके घर जाया करते थे। और प्रतिवर्ष अप्रैल में जब नया सत्र शुरू होता था तो जो शर्मा जी हैं, उस छात्र की पिछले साल की पुरानी किताबें लेकर आ जाते थे। अब लेखक को उस किताबों में क्या महसूस होता था? कॉपियों में नई गंध और जो किताबें थी उसमें पुरानी गंध आती थी। ये पुरानी गंध जो थी हालाँकि मिली-जुली मिल के गंध आ जाती थी, लेकिन लेखक को ये बड़ा अजीब मन में भाव पैदा करती। उदासी का भाव पैदा हो जाता था। उसके मन में ये ऐसा नहीं आता था कि नई कक्षा है, नए दोबारा से हमने जाना है तो
खुश होना चाहिए, उमंग से भरना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लेखक का मन उदास हो जाता था। फिर ऊपर से ये भी मन में भय रहता था कि क्योंकि नई कक्षा होगी, पढ़ाई थोड़ी और कठिन हो जाएगी। अब नए अध्यापकों की मारपीट का भय। हालाँकि पुराने अध्यापक भी मारते-पीटते थे। बड़ी कक्षा में पहुँचते-पहुँचते अध्यापक जो इन आशा करने लग जाते हैं कि बच्चे हर गुण में संपन्न हो गए होंगे और इनसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ा लेंगे। लेकिन होता उल्टा था। ये सारी की सारी बातें जो थी लेखक को चिंतित कर देती और ज़्यादा। बच अध्यापकों की मारपीट, सारी कठिन पढ़ाई, ये सारी बातें भय पैदा कर देती थी। देखिए हम जो अध्यापक वो जो थे सारे के सारे, वो लेखक और उनके साथियों से उम्मीद करते थे कि ये खूब पढ़ेंगे। लेकिन जब उनकी अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरते थे, तो कुछ जो शिक्षक उनके ऐसे थे, जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते थे कि छा विद्यार्थियों की चमड़ी उधेड़ देने के लिए। यानी हमेशा पीटने के लिए तत्पर रहते थे। समझाना कम और पीटना ज़्यादा। तो कुछ शिक्षक जो शुरू से ही बहुत पीटते थे, उनकी आदतें पड़ी थी, वो बच्चे को बहुत पीटते थे और बच्चों के मन में भय पड़ा रहता था, ये तो फिर से पीटेंगे ही पीटेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कठिन हो गई है, बच्चे हालाँकि उम्र में बड़े हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई भी तो कठिन हो गई है। नई चीज़ें उनको समझने में समय चाहिए, लेकिन अध्यापक क्या करते थे, उन्हें पीटना शुरू कर देते थे। तो ये सारी बातें ऐसी थी जो लेखक के मन में उदासी पैदा कर देती थी। किताबों की, कॉपियों की गंध मन में उदासी पैदा करती थी। मास्टर के डर जो उसके मन में उदासी पैदा कर देती थी। प्रश्न 4 आता है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण फौजी आदमी आदमी ऐसा जो फौज का जवान हो, क्यों समझने लग जाता था। लेखक कहता है कि तब हम जो थे धोबी द्वारा धुली हुई वर्दी पहना करते थे। स्काउटिंग के लिए जब जाते थे, तो जूते कैसे पॉलिश किए हुए जूते उनको जो मिलते थे वो पहनते थे, जुराबें मिलती थी। हालाँकि ये ड्रेस उनको वहीं से विद्यालय से मिलती है, स्काउटिंग की ड्रेस स्कूल से मिल जाती है बच्चों को। वर्दी मिलती है और जूते मिल जाते हैं, सब जुराबें मिल जाती हैं। तो ये सब पहन के वो कहते हैं हम स्काउटिंग में परेड में भाग लेने के लिए जाते थे। तो खुद को हम ऐसा महसूस करते थे जैसे हम ही फौजी हों। और फिर जो विद्यालय के पीटी मास्टर हैं, स्काउटिंग की वही कराते थे, स्काउटिंग की परेड कराते थे तो उनके मुँह में सीटी रहती थी, व्हिसल रहती थी और व्हिसल बजाते वो लेफ्ट राइट की आवाज़ करते और बच्चों से मार्च पास्ट करवाते थे। कहते कि उनके राइट टर्न करना, लेफ्ट करना, अबाउट टर्न करना, तो ऐसे में हम सारे जो छात्र थे, हम अपने छोटे-छोटे जूतों की एड़ियों से दाएँ-बाएँ घुमा करते, पीछे मुड़ते थे, तो जूतों की ठक-ठक की आवाज़ के साथ आगे बढ़ते। उस समय हम बड़े गर्व और आत्मविश्वास से भर जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम छोटे साधारण विद्यार्थी ना होकर किसी देश के महत्वपूर्ण फौजी जवान हों। लेखक का आशय ये है कि परेड के दौरान सभी छात्र स्वयं को सैनिक ही समझने लगते थे। प्रश्न 5 आता है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल का मतलब सस्पेंड करना। ऐसी क्या वजह थी कि क्यों उनको मुअत्तल कर दिया गया था? नौकरी से कुछ समय तक बर्खास्त कर दिया गया था, निकाला गया था। तो मास्टर प्रीतमचंद जो थे लेखक को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। हालाँकि पीटी मास्टर थे, पीटी तो कराते थे, लेकिन चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी का विषय भी पढ़ाया करते थे। कक्षा को पढ़ाते हुए अभी केवल 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि उन्होंने विद्यार्थियों को शब्द रूप याद करने का आदेश दिया। और ये भी साथ में निर्देश दे दिया, कह दिया कि अगले दिन जो है इसी पीरियड में आकर जो है वो उनकी मौखिक परीक्षा लेंगे, सबसे बारी-बारी से वो शब्द रूप सुनेंगे। आप सोचिए कि ये वैसा ही हो गया जैसे आपके लिए हिंदी और संस्कृत का भेद हो गया। हिंदी आपके लिए मान लो उर्दू है और संस्कृत आपके लिए फारसी हो गई। अब संस्कृत अब हिंदी की तरह आसान तो नहीं हो सकती ना, तो वैसे ही फारसी जो थी उन बच्चों के लिए बहुत कठिन थी और उसके शब्द रूप याद करना जैसे संस्कृत के शब्द रूप याद करते हो। तो उनके लिए वो शब्द रूप याद करना बहुत कठिन था और कह दिया अगले दिन ही सुनने के लिए। अब अगले दिन जो है मास्टर जी बारी-बारी से सबसे शब्द रूप सुनने के लिए कह रहे हैं। कोई भी छात्र जो था ठीक से सुना नहीं पा रहा था। मास्टर जी को गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर मास्टर जी ने सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर कहा कि पीठ सीधी करने की सजा दे दी। अब कान पकड़ने लेकिन टाँगों के बीच में से निकाल के हाथों को और पीठ को ऊँचा करना यानी मुर्गा बनना। उस समय जिस समय ये पढ़ाई चल रही थी, क्लास चल रही थी, उस समय पहले तो हेडमास्टर साहब जी कुछ समय के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन जब वो बीच में लौट आते हैं, उस समय जब इन बच्चों को सज़ा मिल रही थी। अभी हालाँकि लेखक और हरबंस का नंबर नहीं आया था, यानी उनसे अभी सुनना बाकी था, उनको भी पनिश करना बाकी था। लेकिन इतने में जो था हेडमास्टर जी वापस आ गए विद्यालय में। जब वो लौट के आए तो आकर उन्होंने ये दृश्य देखा, तो ये दृश्य उनको सहन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि संभवतः ये पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी मास्टर को जो था इस असभ्य और अमान्य कठोरता का विरोध किया। हालाँकि उन्होंने पहले भी मास्टर जी को बहुत बार बच्चों को डाँटते-डपटते देखा होगा, क्योंकि प्रार्थना सभा में बच्चों को डाँटते थे, पीटते थे, थप्पड़ वगैरह लगा देते थे, गुस्से में चिल्लाते थे, काल खींच लूँगा बोलते थे। लेकिन इस तरह का पढ़ाई के दौरान इस तरह का व्यवहार करना, बच्चों को मुर्गा बना देना, पनिशमेंट करना, ये असभ्य लगा, उनके लिए अमान्य व्यवहार था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने फलस्वरूप क्या किया, उन्होंने हेडमास्टर जी ने उन्होंने पीटी मास्टर को निलंबित कर दिया, यानी मुअत्तल कर दिया, बर्खास्त कर दिया, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। प्रश्न 6 आता है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें अच्छा लगने लगा था?
लेखक पहले बताते हैं ना कि बचपन से उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। 2-4 बच्चे ऐसे थे जो खुशी-खुशी स्कूल जाते थे, चौथी तक तो सारे बच्चे रो-रो के स्कूल जाते। कुछ ऐसी बात थी कि कोई एक दो घटनाएँ ऐसी हैं, जब लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था, तो वो कौन-सी जगह है? लेखक बताते हैं कि बचपन में लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मास्टर जो प्रीतम सिंह जी हैं, मुँह में सीटी दबाए लेफ्ट राइट की आवाज़ के साथ विद्यार्थियों को मार्च करवाते थे, तो माहौल ही बदल जाता था। सभी बच्चे अपने छोटे-छोटे जूतों की एड़ियों पर ठक-ठक करते हुए दाएँ-बाएँ फिर पीछे मुड़ते और पूरे गर्व के साथ ऐसे चलते, मानो वे साधारण विद्यार्थी ना हों, बल्कि किसी देश के फौजी जवान हों। स्काउटिंग के दौरान यदि कोई छात्र ज़रा सी भी गलती नहीं करता, तो पीटी मास्टर जी बहुत खुश हो जाते। तो अपनी चमकती आँखों से हल्का सा इशारा करके मुस्कुराते और फिर शाबाश कहते थे। लेखक कहते हैं कि उनका ये जो शाबाश शब्द है, वो लेखक और उनके साथियों को ऐसा महसूस कराता, मानो उन्हें सेना में कोई बहुत बड़ा पदक जीत लिया हो। ये शाबाशी उनको जो है उससे भी बेहतर लगती जब कोई अन्य अध्यापक जो है, उनकी कॉपी में गुड लिख देते हैं, यानी गुडो लिख देते हैं। एक गुड ने कई बार कॉपी में गुड लिखा जाए। वो बहुत सारे गुडों से भी बहुत अधिक अच्छा लगता था शाबाश का यही शब्द। कहते हैं यही एक ऐसा अवसर था जब लेखक को धीरे-धीरे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। प्रशंसा लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या-क्या योजनाएँ बनाया करता था और उसे पूरा कर ना कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक कहते हैं कि जैसे-जैसे लेखक की छुट्टियाँ समाप्त होने के करीब होती, वह दिनों की गिनती करने लगता। हर बीते दिन के साथ उनका भय बढ़ता जाता। छुट्टियों में अध्यापकों द्वारा दिया गया काम कैसे पूरा होगा और रोज कितना करना चाहिए, इन बातों पर वह गंभीरता से सोचने लगता। जब वह इस चिंता में पड़ता, तब तक छुट्टियों का 1 महीना शेष रह जाता। दिन गिनते-गिनते खेल खेलने-कूदने में 10 दिन और निकल जाते। फिर वह अपने मन को समझाने लगता कि अगर 10 क्या 15 सवाल भी वो 1 दिन में अगर आसानी से किए जा सकते हैं, 15 दिन सवाल भी 1 दिन में करेगा तो इतनी आसानी से 200 सवाल हो जाएँगे। लेकिन ऐसा सोचते ही उसे लगता कि मानो छुट्टियाँ तेज़ी से भाग रही हैं और फिर दिन बेहद छोटे लगने लग जाते। लेखक जो कहता है कि जो उनका एक मित्र था, उनका सहपाठी था ओमा, ठिकने कद का, बलिष्ठ था, बलवान था, उद्दंड था लेकिन लड़के जो थे कि सब बनने लड़के की तरह बनने का सपने देखते थे वो। जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की मार को सस्ता सौदा समझता था। काम अधूरा होने के कारण लेखक भी उसी तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता है। प्रश्न 8 पाठ में वर्णिताओं के आधार पर यानी पाठ में जो वर्णन किए गए घटनाएं उनके आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। वर्णिताओं मतलब जो वर्णन किए गए सारी बातें हैं। कौन-कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके चरित्र को उजागर करती हैं। तो लेखक ने मास्टर प्रीतमचंद को कभी भी स्कूल में मुस्कुराते या हंसते हुए नहीं देखा था। वे अत्यंत कठोर और अनुशासन प्रिय अध्यापक थे। उनसे अधिक सख्त शिक्षक लेखक ने पहले कभी नहीं देखा। कद उनका छोटा था, शरीर दुबला पतला होते हुए मजबूत था। चेचक के दानों से भरा उनका चेहरा था। बाज जैसी उनकी तीखी आंखें थी और खाकी वर्दी में होते चमड़े के जोड़े जूते पहनते थे, पंजे ऐसे जोड़े जूते वाले, जिनको देखकर बच्चों के मन में भय उत्पन्न होता था। उनके जूते की जो ऊँची एड़ियाँ थी, उनके नीचे खुरियाँ लगी रहती, यानी सोल हील लगी रहती थी और आगे जो था मोटे सिरों वाले कील ठुके रहते थे। जब भी चलते खट-खट की जैसे आवाज़ आती थी। तो पढ़ाने के लिए भी अत्यंत सजग थे और पाठ याद ना करने पर विद्यार्थियों को कठोर दंड देते। हालाँकि पीटी मास्टर थे, लेकिन फिर भी चौथी कक्षा में इनको फारसी पढ़ाने लगे थे। तो जो कई बार बर्बरता की सीमा को पार कर जाता था, यानी उनका जो कठोर व्यवहार था। उनके इसी कठोर व्यवहार के कारण ही अंततः उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था। फिर भी उनके स्वभाव का एक दूसरा पक्ष भी दिखाई देता है। स्काउटिंग के पीरियड में जब स्काउटिंग की परेड होती थी उस समय उनका व्यवहार बदल जाता था। उस समय वे लड़कों को उत्साहपूर्वक मार्च पास करवाते थे। उन्हें प्रोत्साहित करते और शाबाशी देते, जिससे जो विद्यार्थी थे स्वयं को बहुत गर्व से भरा हुआ महसूस करते थे। पाठ के अंत में उनके कोमल और संवेदनशील स्वभाव की एक और भी झलक देखने को मिलती है। जब नौकरी से उनको मुअत्तल कर दिया गया था, तो उनके चेहरे पर कोई दुःख का भाव दिखाई नहीं देता। वे अपने तोतों को बादाम की गिरियाँ खिलाते, उनसे मीठी-मीठी बातें करते रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बाहर से कठोर दिखने वाले पीटी सर के भीतर भी एक स्नेही और नर्म हृदय भी विद्यमान था। प्रश्न 9 विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी पहले जमाने में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जाते थे? क्या वो उचित है या नहीं है? आजकल वो मान्य है या नहीं है? इसके विषय में हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। तो पाठ में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए जिन युक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनमें मुख्य रूप से भय पैदा करना, मारना, पीटना, कठोर दंड देना शामिल है। विद्यालय में विद्यार्थियों को भयभीत अवस्था में रखा जाता था।
विशेष रूप से पीटी मास्टर से बच्चे अधिक डरते थे, क्योंकि वे छोटी सी गलती के पर भी विद्यार्थियों को डांटते पीटते थे और खाल खींचने जैसे मुहावरों को व्यवहार में उतारते थे। कक्षा में पढ़ाने वाले अन्य अध्यापक भी पाठ याद न करने पर बच्चों को मुर्गा बनाते थे, जिनसे उनकी टांगों में दर्द और जलन होने लगती थी। इस प्रकार की सजाएं अत्यंत कठोर और बर्बरतापूर्ण थी और इन्हीं कारणों से अनेक बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे। इसके विपरीत वर्तमान समय में शारीरिक दंड पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी शारीरिक कष्ट दंड नहीं देना है। आज के शिक्षकों को यह सिखाया जाता है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझे और यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसके कारणों का जानने का प्रयास करें। अब गलती पर बच्चों को दंड देने के स्थान पर बच्चों को उसकी भूल का एहसास कराया जाता है, ताकि वे स्वयं सुधार कर सके। शारीरिक दंड से बच्चा भयभीत रहता है और उसका मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए हमारे विचार में विद्यालयों में इस प्रकार की शारीरिक सजाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना बिल्कुल उचित है। जब बच्चों को प्रेम, समझ और मार्गदर्शन मिलेगा, तभी वे डर के बजाय खुशी-खुशी स्कूल जाना पसंद करेंगे। प्रश्न 10 आता है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। ये आपके अपने निजी अनुभव पे बनने वाला उत्तर है। इसमें वो सारी घटनाएं आप लिख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत बुरी लगती थी। तो किसी भी तरह की घटना को दोनों का आप यहाँ उल्लेख करेंगे। यहाँ मैं अपने अनुभव पे अपनी बात लिख रही हूँ। ये सच है कि बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं और विशेषकर स्कूली दिनों की यादें जीवन भर याद रहती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की बचपन की ऐसी निजी यादें होती हैं। जैसे जब मैं बचपन में अर्थात जब पहली कक्षा में पढ़ती थी, तब तक मुझे स्कूल जाने की आदत पड़ चुकी थी। मेरी अध्यापिका मैडम मुझे अच्छी लगती थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और जिस दिन मैं छुट्टी लेती थी, उस दिन मेरा मन स्कूल में नहीं लगता था। मैं स्कूल की सारी बातें घर आकर अपनी माँ से बताया करती थी। एक दिन की बात है, मेरी कक्षा अध्यापिका जी छुट्टी पर थी। भोजन अवकाश का समय जो था, कक्षा के शरारती लड़कों ने कक्षा में उधम मचा दिया। उनकी आपसी धक्का-मुक्की की वजह से एक मुझ पर आकर गिरा और मैं कुर्सी सहित नीचे गिर गई। मेरे हाथ से खून निकलने लगा। तभी माँ कक्षा के मॉनिटर ने प्रधानाचार्य से जाकर मेरी सारी घटना की जानकारी दे दी। मुझे तत्काल मेडिकल रूम में ले जाया गया, मेरी मलहम पट्टी की गई। उस चोट का निशान अभी भी मेरी बाजू पे है। मैं जब भी उस निशान को देखती हूँ तो मुझे स्कूल की वो घटना सारी याद आ जाती है। प्रश्न 11, प्राय अभिभावक यानी माता-पिता बच्चों को खेल-कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं। तो यहाँ 2 बातें आ रही। पहला आता है कि खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप इस विषय पे बताएँगे क्या क्यों खेलना चाहिए? अब यहाँ आता है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ये कहा भी गया है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चों का शरीर जितना अधिक स्वस्थ और सशक्त होगा, उसका मस्तिष्क उतना ही अधिक सक्रिय और तीव्र होगा। खेलों के माध्यम से बच्चे न केवल शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं, बल्कि खेल-खेल में उन्हें नैतिक मूल्यों की भी सीख मिलती है। साथ मिलकर खेलने से भाईचारे की भावना विकसित होती है। समूह में खेलना सामाजिकता को बढ़ाता है और साथ ही बच्चों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी होड़ प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रश्न ख, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिनसे अभिभावकों को अपने खेल पर आपके खेलने पर आपत्ति ना हो, यानी उनको कठिनाई ना हो कि बच्चा अगर कुछ खेलता भी है तो वो आपको खेलने की अनुमति दे दे। तो कुछ नियम कायदे कानून बना लिए जाए ताकि आपका खेलना भी हो जाए और माता पिता भी नाराज ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए? अब यहाँ आता है कि खेल जीवन जीवन में जितने आवश्यक है उतने ही आवश्यक पढ़ाई भी है। पढ़ाई में महत्वपूर्ण दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों का होना आवश्यक है। यदि खेल जो है स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो पढ़ाई जीवन की सफलता के लिए जरूरी है। यानी जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो पढ़ाई तो बहुत आवश्यक ही है। लेकिन जब हम खेल के साथ साथ अपने जीवन के अन्य दायित्वों को भी उसी लगन और जिम्मेदारी से निभाते हैं, जिस उत्साह से हम खेल खेलते हैं, तो अभिभावकों को यानी माता पिता को हमारे खेल से कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें खेलने की अनुमति दे देंगे। इसके लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, उसका पालन करना चाहिए। क्या करें हम? हमें समय की पाबंदी का ध्यान रखना चाहिए। यानी अपना टाइम टेबल बना लीजिए, समय के एक उसके हिसाब सारे काम करें। खेलने का जो है निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। यानी जो एक तय समय किया गया है, उस समय पे हम खेलें। पढ़ाई की कीमत पर कभी भी खेल नहीं खेलना चाहिए। यानी पढ़ाई को छोड़कर पढ़ाई के काम, स्कूल के विद्यालय के कामों को छोड़-छोड़ के अगर हम खेलेंगे, तो अभिभावक हमें क्यों खेलने देंगे? हमने टाइम टेबल बना लिया, कायदे कानून बना लिए, उस पे पाबंदी से हम उसका पालन कर रहे हैं। हमने खेल के समय में खेल कर रहे हैं, पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे खेलने पर वो आपत्ति नहीं करेंगे। साथ ही खेलते समय हमें ये भी तय कर लें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेल को हार जीत से ऊपर उठकर खेल की भावना से खेलना चाहिए।
और हम खेल-खेल में लड़ाई झगड़ा करते, मारते-पीटते तो भी तो माता-पिता हमें खेलने के लिए जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अगर हम नियम में कायदे कानून बना लेते हैं, तो माता-पिता हमें खेलने की अनुमति दे देंगे। आशा है आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर सभी समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कठिनाई होती है, तो आप जो है उसका मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।